नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और आपके लिए धमाकेदार रणनीति दिन के दौरान पेश करें, सबसे पहले जान लेते हैं कि विदेशी बाजारों से किस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। तो एसजीएक्स निफ्टी आज यहां पर हम थोड़ा सुस्ती बनते हुए देख रहे हैं। 1/4% की कमजोरी, 17,834 के पास हो रहा है कारोबार। एशियाई बाजारों की बात करें तो यहां पर कुछ मिले जुले संकेत मिल रहे हैं। निकेई की बात करें तो यहां पर हम फ्लैट टू पॉजिटिव कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। वही टॉपिक्स ताइवान, यहां पर हमने देखा है कि कुछ सुस्ती के साथ ही कारोबार हो रहा है। यूएस फ्यूचर्स पर नजर डाल लेते हैं। यहां पर प्रेशर दिखाई दे रहा है। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स दोनों ही फ्लैट टू नेगेटिव कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बीते सत्र में अमेरिकी बाजारों में कैसा प्रदर्शन देखने को मिला, कमोडिटी बाजार का आज का कैसा हाल है, किस तरह के क्यूज मार्केट से मिलते हुए दिख रहे हैं, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बड़े मिक्स बैग संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ है अमेरिकी बाजारों में, कमोडिटी मार्केट के क्या हालचाल है? एब्सोल्युटली नेहा, जैसा आपने कहा, बहुत ही सुस्त कारोबार सेशन आपको इस समय एशिया में आते हुए दिखेगा। थोड़ी उतार चढ़ाव है, कुछ बाजार डेज लो पर ट्रेड कर रहे हैं, पर कोई ऐसी बड़ी मूव नहीं आती हुई दिख रही है। एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा निचले स्तर से अब रिकवर करने की भी कोशिश करते हुए दिख रहा है। पर अगर आप कल शाम का अमेरिकी बाजार का एक्शन देखेंगे तो ये थोड़ा मिला जुला लगा। अगर आप डाउ की तरफ देखेंगे तो कुछ भी खराब नहीं था, जबरदस्त एक्शन था। लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड क्लोजिंग मिली और मोर इंपॉर्टेंटली इंट्राडे में नया रिकॉर्ड कल डाउ ने छुआ। S&P 500 पर भी एग्जैक्टली यही हुआ, नया इंट्राडे रिकॉर्ड S&P 500 ने बनाया और रिकॉर्ड क्लोजिंग नहीं होती हुई दिखी, क्योंकि एंड में थोड़ी मुनाफा वसूली आपको आती हुई दिखी। तो करीब डाउ भी ऊंचाई से 125 अंक फिसल कर बंद हुआ, बट फिर भी 215 अंक ऊपर था। वहीं S&P 500 अपनी गेन्स गिव अप कर एकदम सपाट रहा। ज्यादा प्रेशर कल आपने आईटी स्टॉक्स पर आते हुए देखा और इसकी वजह से बाजार पर भी थोड़ा उतार चढ़ाव था। तो आईटी में भारी गिरावट थी। नैस्डैक करीब 1.25% गिरकर बंद हुआ और आपको याद होगा कल जब सुबह हम बात कर रहे थे तो हमने हाईलाइट किया था कि बॉन्ड यील्ड काफी तेजी से बढ़ रही है और कल भी एक और बड़ा बॉन्ड यील्ड में हमने उछाल देखा। 1.6 से बढ़कर 1.65% आई। तो 2 दिन में इनकी बॉन्ड यील्ड करीब 15 बेसिस पॉइंट्स बढ़ चुकी है। इसका इंपैक्ट आईटी पर डायरेक्टली आता है, जिसकी वजह से हमने देखा कि कल आईटी में गिरावट आती हुई दिखी। पर अगर आप इकोनॉमी से जुड़े सेक्टर्स देखें तो वहां का मजबूत प्रदर्शन रहा। तो बैंक शेयर सबसे आगे थे, ऑब्वियसली बॉन्ड यील्ड बढ़ने से उनको सबसे ज्यादा फायदा होता है। इंडस्ट्रियल्स, ऑटो, एनर्जी, एयरलाइंस, यहां पर भी आपने अच्छी खरीदारी देखी। तो बाजार का मूड माहौल ठीक था, बस आईटी से जुड़े सेक्टर्स में आपको थोड़ा दबाव बनते हुए दिखा। इसके अलावा आज जो दिसंबर महीने की फेड बैठक हुई थी, जहां पर टेपरिंग कम करने और रेट्स बढ़ाने की बात हुई थी, उसके मिनट्स जारी होंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पर निवेशकों की नजर बनी रहेगी। यूरोप में देखें तो अच्छा ही कारोबार था, 1 से 1.5% की तेजी रही, वहां पर एक्शन अच्छा था। कच्चे तेल पर आइए, $80 का स्तर ब्रेंट ने फिर क्रॉस किया है। तो यहां पर जो लगातार तेजी का माहौल है वो कायम है और ये इसके बावजूद कि कल ओपेक प्लस की बैठक में उन्होंने जो उत्पादन बढ़ाने का प्लान है उसमें कोई बदलाव नहीं किया, यानी कि फरवरी के महीने में भी 4 लाख बैरल प्रतिदिन से उत्पादन बढ़ाया जाएगा। जो प्राइस रेंज दी है वो भी इसी लेवल के आसपास की दी है। कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन का इंपैक्ट शॉर्ट लिव्ड फिलहाल उन्हें दिख रहा है, आगे जाकर ज्यादा इसका मांग पर इंपैक्ट नहीं होना चाहिए और उसी कॉन्फिडेंस की वजह से हम देख रहे हैं कि ब्रेंट फिलहाल $80 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कल गोल्ड में भी हल्की सी हमने खरीदारी देखी और डॉलर इंडेक्स भी मजबूत है। तो ओवरऑल ठीक ठाक ग्लोबल संकेत आ रहे हैं और नए रिकॉर्ड्स जो अमेरिका में बने हैं वो डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला मेजर है। चलिए दीपांशु, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि ऑल इन ऑल ग्लोबल मार्केट से, फिर चाहे वो इक्विटीज हो या स्टॉक या कमोडिटी मार्केट्स हो, वहां से किस प्रकार के संकेत हमें आज के कारोबार के लिए बनते दिख रहे हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले देख लेते कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला। FIIs यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से हमने देखा कि कैश में खरीदारी हुई है, 1274 करोड़ के आसपास की हमने इनफ्लोज आते हुए देखे। वहीं DIIs की अगर बात करें यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशक, तो कैश में इनकी तरफ से भी 533 करोड़ के आसपास की खरीद देखने को मिली है। हालांकि जब FIIs के FNO प्रदर्शन की तरफ देखते हैं तो यहां पर निकासी देखने को मिली, 2662 करोड़ के आसपास की बिकवाली नजर आई है। इंडेक्स फ्यूचर्स में हालांकि FIIs की तरफ से 703 करोड़ की हमने खरीदारी बनते हुए देखी है। तो आज कुछ मिले जुले ग्लोबल संकेत नजर आ रहे हैं, तो हमारे मार्केट्स पर कैसा असर पड़ेगा और क्या रणनीति आपको अपनाकर ट्रेड करना है, इस पर बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। सर, मेरे आज 2 सवाल आपसे रहेंगे। पहला तो ये कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए आपकी क्या सलाह होगी?
गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, अमेरिका में मामले काफी जबरदस्त बढ़ रहे हैं। 10 लाख केसेस एक दिन में आना कोई छोटी बात नहीं है। हमारे यहाँ भी मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं बात यह है कि बाजार को ये पता है और मालूम है कि संक्रमण तेजी से हो रहा है, मामले बढ़ेंगे और इसके साथ साथ ही बाजार जो जनरली फॉरवर्ड लुकिंग होता है और मतलब आगे के बारे में सोचता है कि आगे क्या होने वाला है, तो आज हफ्ते 2 हफ्ते या महीने भर में क्या होगा, उसके मुकाबले में बाजार का व्यू ये रहता है कि 6 महीने बाद क्या हुआ, ओमिक्रॉन इतना ही खतरनाक होगा या कोरोना इतना खतरनाक होगा, और इसका जवाब शायद हाँ के बजाय ना में निकल कर आता है। और यही वजह कि बाजार का कॉन्फिडेंस पूरा बना हुआ है। तो अनलेस की कोई और ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए जिसमें कि हॉस्पिटलाइजेशन रेट बढ़े या डेथ रेट बढ़े, तब तो चिंता की बात है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि बढ़ते हुए मामलों का बाजार पर कोई बड़ा असर पड़ेगा। हाँ, किसी दिन कोई ये खबर सुनकर थोड़ा बहुत आधा 1% बाजार ऊपर नीचे हो जाए, उससे आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत चिंता की बात है। आप देखिए, अमेरिका और बाकी दुनिया भर के पूरी दुनिया में कोई खास रेस्ट्रिक्शंस नहीं आ रहे हैं, लोगों को खाली सावधानी रखने की हिदायत दी जा रही है। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स के लिए जहाँ तक सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन्वेस्टेड रहें और जब तक इकोनॉमिक ग्रोथ पर कोई खास बड़ा खतरा ना आता दिखे, तब तक मुझे नहीं लगता कि उनके लिए कोई चिंता की बात है। तो इन्वेस्टेड रहना चाहिए और बाजार भी उसी तरह का एक्शन दे रहा है। जहाँ तक ट्रेडर्स का सवाल है, उन्हें ट्रेंड के साथ रहना चाहिए और ट्रेडर्स के लिए ट्रेंड के लिए आज से 2 चीजें अच्छी होती दिख रही है। एक ये कि एफआईज की खरीदारी फिर से लौटती हुई दिख रही है। दूसरा ये कि तकनीकी तौर पर बाजार काफी मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनके लिए बाय ऑन डिप्स की रणनीति है। जरूर आप 18,000 के आसपास पहुंचने के बाद थोड़ा सा आपके लिए रिस्क लेवल बढ़ जाता है, तो अपने आप को हेज रखें, स्टॉप लॉस का सहारा लें और तेजी की पोजीशन के साथ बने रहें और बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को बने रहना चाहिए और ट्रेडर्स के लिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। 2 फैक्टर इंपॉर्टेंट है, एक एफआईज के खरीदारी के आंकड़े और दूसरा अब से लेकर बजट तक का रन अप। जनवरी के महीने में बजट से पहले बाजार ट्रेंड पॉजिटिव साइड पर रखते हैं। इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को तेजी की तरफ रहना चाहिए और गिरावट का फायदा उठाना चाहिए खरीदारी करके। जी अब अनिल सर, अच्छा है कि आपने काफी हद तक जो ट्रेडर्स और निवेशक हैं उनके मन में जो शक शुबा भय होता है उसको काफी हद तक कम कर दिया है। लेकिन सर अब ये भी बता दीजिए कि निफ्टी, बैंक निफ्टी कौन से अहम स्तर होंगे जहां बाजार ट्रेड करता हुआ दिखेगा, कहां सपोर्ट है, कहां रेजिस्टेंस है? पिछले 3 दिनों में बिल्कुल बाजार की तस्वीर बदल गई है नेहा। जिस तरह से तेजी हुई है, दमदार तेजी हुई है, 3 दिनों से दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर हम बंद हो रहे हैं। ये बाजार का कॉन्फिडेंस दिखाता है कि कोरोना के इतने बढ़ते हुए मामलों के बावजूद बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हो रहा है, यानी कि अगले दिन को लेकर बाजार काफी कॉन्फिडेंट है। ऐसे में अगर आज एक कमजोर शुरुआत होती है और इस कमजोर शुरुआत के बाद अगर ठीक ठाक सा करेक्शन आता है, वो खरीदारी का मौका देगा। अच्छी बात क्या है आज के सेशन में, वो ये कि कैश मार्केट में फिर से लगातार तीसरे दिन एफआईज की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा आया है। घरेलू फंड अपनी ताकत के हिसाब से खरीद रहे हैं, ट्रेडर्स फिर से बाजार में लौटते हुए दिखे। तो ये 3 ऐसे फैक्टर हैं जो अच्छे और तकनीकी तौर पर बाजार मजबूत हो चुके हैं, सेल ऑन राइट से बाय ऑन डिप्स। नेगेटिव साइड पर क्या है, पुट कॉल रेशियो 1.57 पर है, थोड़ा हायर साइड पर है, हल्का करेक्शन होना चाहिए। वायदा कारोबार में एफआईज की तरफ से स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी बिकवाली का आंकड़ा आया। तो आज फिर चेंज सिर्फ इतना है कि पहले की तरह एक बाजार थोड़ा सा हल्का फुल्का करेक्शन का मौका देगा, थोड़ा करेक्ट होना चाहिए। वो 100 से 150 पॉइंट का एक करेक्शन अगर निफ्टी में किसी भी लेवल से आता है, वहां पर आपके लिए खरीदारी का बढ़िया मौका होगा। फिलहाल जो मौका सबसे अच्छा है वो 17,600 17,650 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और इस रेंज में अगर बाजार आता है तो वहां पर निश्चित तौर पर खरीदारी करनी चाहिए और एक मौका दे भी सकता है। ऊपरी स्तरों पर 17,875 17,950 ये लेवल है जहां तक जाने की कोशिश कर सकता है निफ्टी, ज्यादा से ज्यादा 18,000 तक। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 36,375 36,500 ये तुरंत सपोर्ट का काम करेगा। इस रेंज में आने पर बैंक निफ्टी में भी आपको खरीदारी करनी चाहिए। एक बार 37,000 को पार किया तो और बढ़िया तेजी बनेगी और तब आपके नए टारगेट बनकर आएंगे 37,275 से 37,450। इस रेंज पर आपको नजर रखनी चाहिए। जी हाँ। चलिए अनिल सर, बहुत शुक्रिया आपका बताने के लिए सर कि आज किस
रेंज में हम ट्रेड करता हुआ देखेंगे। दर्शकों के लिए मैं रिपीट कर देती हूँ, अनिल सर ने आज बताया है, जहां तक निफ्टी का सवाल है कुछ करेक्शन जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन वो खरीद का अच्छा मौका होगा। बाय ऑन डिप 17,600 650 निफ्टी के लिए ये तगड़ी सपोर्ट रेंज दिख रही है, यहाँ आपको खरीद का भी मौका मिलेगा। अपसाइड में 17,875 से 950 ये एक अपसाइड रेंज निफ्टी दिखा सकता है। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो अनिल जी की सलाह यही है कि आप सपोर्ट रेंज जो कि 36,375 से 36,500 के पास है, वहां पर आप खरीदारी के मौके देखें, और अपसाइड में 37,000 का आंकड़ा जब पार हो जाता है तब 37,275 और 450 ये एक अपसाइड रेंज है जो बैंक निफ्टी आगे दिखा सकता है। चलिए, हमने अनिल जी की जो स्ट्रैटेजीज हैं वो आपके सामने रख दी है। अब वक्त है स्टॉक्स इन न्यूज का, और इस पर डिटेल्स लेकर मेरे सहयोगी वरुण मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए कौन कौन से आज स्टॉक्स हैं, क्या क्या खबरें लेकर इनमें आज मोमेंटम दिखाई देगा? गुड मॉर्निंग नेहा। तो काफ़ी सारी खबरें और खासकर जो क्वार्टरली अपडेट्स आ रहे हैं ना कंपनीज के, वहाँ पे आपको नजर रखनी है। और बैंकिंग एंड एनबीएफसी काउंटर्स, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपडेट्स आए हैं, तो यहाँ पे नजर रखनी है। लेकिन शुरुआत में ट्रिगर्स के साथ करूँगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का आज जो सिल्वर ETF है वो खुलने वाला है, और 19 जनवरी तक ये सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा, और ये देश का पहला सिल्वर ETF है, तो ये आपको खास यहाँ पे नजर रखनी है। इसके अलावा वोडाफोन पर TD सैट के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में ट्राई ने जो याचिका दी थी, उस पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करने वाला है, यहाँ पे नजर रखिएगा। स्पंदना स्फूर्ति Q2 का ये नतीजे देने वाले हैं, तो इसके चलते यहाँ पे नजर होगी। और NSE जो है निफ्टी NSE बेसिकली सिल्वर जुबली इवेंट जो है उसको सेलिब्रेट करने वाला है, तो इसके चलते पूरा मार्केट जो है वहाँ पे नजर रखिएगा। अब अपडेट की बात करता हूँ तो बजाज फाइनेंस, यहाँ पे AUM ग्रोथ जो है साल दर साल 26.3% रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 8.5% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। नए लोन्स जो है उसमें भी करीब 23% के आसपास की बढ़ोतरी देखी गई है। कस्टमर बेस में 19.5-20% के आसपास की बढ़ोतरी है। डिपॉजिट्स जो है 26% बढ़े हैं। तो हर पैमाने पर अगर आप देखेंगे तो अच्छी ग्रोथ बजाज फाइनेंस में देखने मिल रही है। बंधन बैंक, यहाँ पे लोन्स और एडवांसेस जो है उसमें साल दर साल 11% की बढ़ोतरी है। डिपॉजिट्स में 19%, कासा रेशियो जो है 26% बढ़ा है। तो यहाँ भी अच्छी अपडेट्स है। और कलेक्शन एफिशिएंसी जो है वो करीब 93% के आसपास पहुँची है। AU स्मॉल फाइनेंस डिपॉजिट्स 49% बढ़े हैं, यहाँ पे कासा रेशियो 39% पे आया है। AUM जो है साल दर साल 26.5% के आसपास की बढ़ोतरी है। डिसबर्समेंट जो है वहाँ पे भी अच्छी खासी 35% के आसपास की बढ़ोतरी है, तो ये भी अच्छे नंबर्स है। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पे नजर रखेगा, क्योंकि एंटी कोविड मॉलफ्लू कैप्सूल्स जो है उसकी कीमत इन्होंने तय कर दी है। 35 रुपये प्रति गोली के आसपास की कीमत जो है वो तय की गई है। एक स्ट्रिप में 10 कैप्सूल्स होगी, और जो हाई कोविड स्टेट्स है उसमें अगले हफ्ते से ये दवाई जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी। मोलनुपिराविर में 40 कैप्सूल की कीमत जो है वो 1400 रुपये होगी। इसके अलावा भारतीय एयरटेल के लिए खबर आई है कि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में जो बदलाव की योजना है उसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है। 14 अप्रैल को ये स्कीम जो है उसकी घोषणा की गई थी। मौजूदा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो है उसमें कंपनी की ग्रोथ और कारोबार के लिए सक्षम है, इसमें कोई इसके लिए बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी का कारोबार जो है उसमें 4 बिजनेस वर्टिकल कैटेगरी में जारी रहेगा: इंडिया, डिजिटल, इंटरनेशनल और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसके लिए कहीं ना कहीं भारतीय एयरटेल पर नजर रखिएगा। थर्मैक्स लिमिटेड कंपनी को ऑर्डर मिला है करीब 535 करोड़ के आसपास का, तो ये वो आखिरी स्टॉक है जिस पे आपको आज नजर रखनी है। चलिए वरुण, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज खबरों के दम पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें कुछ एक्शन हो सकता है और वहां नजर रखने की जरूरत है। चलिए अब जान लेते हैं कि आज ब्रोकिंग फर्म्स की तरफ से क्या ट्रेडिंग कॉल्स निकल कर आए। सबसे पहले सेंट्रम ब्रोकिंग की रणनीति हम आपके सामने रखेंगे। इनकी तरफ से मुथूट फाइनेंस में आज खरीद की रिकमेंडेशन आई है। 1580 का टारगेट दे रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 1510 रुपए के पास लगाना है। वहीं सेंट्रम ब्रोकिंग की जो दूसरी रणनीति है वो टाटा स्टील में आ रही है। खरीद की रिकमेंडेशन यहां पर भी है। 1170 का टारगेट वो देख रहे हैं। स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा 1125 रुपए के पास। इसके अलावा चॉइस ब्रोकिंग की रिकमेंडेशन है कैस्ट्रॉल इंडिया खरीद कर चलें। 122 का स्टॉप लॉस और टारगेट 130 रुपए का है। आनंद राठी सिक्योरिटीज की आज रिकमेंडेशन HDFC लाइफ में निकल कर आ रही है। वो यहां खरीद की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। 670 का टारगेट, स्टॉप लॉस लगाइएगा 635 रुपए के पास। चलिए, तो आज मार्केट पर आपको कहां किस प्रकार की रणनीति अपनाकर चलना है, इस पर
जो रिकमेंडेशन आज ग्लोब कैपिटल की तरफ से आने वाली है, इससे पहले कि हमारे साथ आज ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के हिमांशु गुप्ता अब जुड़े, आपको बता देते हैं कि कल किस प्रकार का हमने घरेलू बाजार में प्रदर्शन देखा। देखिए, आज तो हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा सुस्ताया हुआ मिला जुला सा हाल है। एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा सुस्ती दिखा रहा है। कल हालांकि हमारे मार्केट्स में हमने बेहतरीन प्रदर्शन देखा। निफ्टी 17,800 के पार बंद होने में कामयाब रहा है। सिमिलरली सेंसेक्स, बैंक निफ्टी की भी बात करें तो तगड़ा प्रदर्शन देखने को मिला है। ओके, मुझे बताया जा रहा है कि हिमांशु गुप्ता हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। हिमांशु, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। जरा बताइए, निफ्टी बैंक निफ्टी क्या रणनीति आज अपनाकर चल सकते हैं? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू नेहा जी। देखिए, पिछले 3 दिनों में हमने बहुत ही दमदार तेजी भारतीय बाजारों में देखी है और इस कहने की जरूरत नहीं है कि ऐसा लगातार जो एफआईज की तरफ से जो सेलिंग का स्टैंड था पूरे नवंबर और दिसंबर में, उसमें एक यू टर्न आता हुआ देखने को मिला है और जबरदस्त खरीदारी कैश मार्केट्स में और इवन डेरिवेटिव्स डेटा में भी विजिबल है, जिसके चलते हमने बहुत ही शार्प रन अप पिछले 3 सेशन में बनते हुए देखा। अगर हम डेरिवेटिव्स डेटा का स्टैंड पॉइंट देखें नेहा जी, तो क्लियर कट वहां पर ये बात क्लियर है कि 17,600 17,700 स्ट्रॉन्ग बेस की तरह यहाँ पर बनकर उभर रहा है, जिस तरह से वहां पर पुट राइटर्स काफी एक्टिव हैं। और अप साइड में 18,000 एक साइकोलॉजिकल अलोंग साइड जहां पर कॉल राइटर्स का भी बड़ा ओआई विजिबल है। तो फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि 18,000 एक ऐसा साइकोलॉजिकल टारगेट है जो मुझे लगता है कि ध्यान में रखना चाहिए। और आज अगर वीकर क्यूज के चलते थोड़ा सा इनिशियल आवर्स में कोई वीकनेस मिलती है तो मुझे लगता है उस पहली गिरावट पर खरीदारी करने का एक अच्छा मौका हो सकता है। तो निफ्टी में मुझे लगता है कि 17,760 17,780 पहला सपोर्ट जोन है जहां पर खरीदारी करके चला जा सकता है। 17,680 का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। अपसाइड में 17,850 17,920 तक के टारगेट्स निफ्टी में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ओवरऑल गिरावट पर खरीदारी का ही व्यू है और 17,700 17,600 एक मेजर अच्छा सपोर्ट जोन है। अपसाइड में मुझे लगता है 18,000 तक के टारगेट्स आपको इसी हफ्ते में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर निफ्टी बैंक की अगर नेहा जी बात की जाए तो वहां पर भी हमने देखा कि एक अच्छी कल ड्यूरिंग द डे इनिशियल आवर्स में एक इंट्राडे डिप देखने के बाद लेटर हाफ में एक अच्छी स्ट्रेंथ बैंक्स में देखने को मिली और जो लार्ज कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे, चाहे वो एचडीएफसी बैंक या कोटक बैंक, आईसीआईसी बैंक में हमने लगातार वैसे ही स्ट्रेंथ देखी है। उस सब के चलते निफ्टी बैंक में एक अच्छी तेजी का रुझान देखने को मिला। बट हैविंग सेड दैट 37,200 थोड़ा सा एक सप्लाई जोन उभर कर आ सकता है। बावजूद उसके 36,800 पहला लेवल है जहां पर खरीदारी करके चलें। 36,650 का स्टॉप लॉस लगाएं। 37,100 37,200 तक के टारगेट्स के लिए निफ्टी बैंक में भी आज के लिए खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। स्टॉक स्पेसिफिक नेहा जी, मुझे लगता है कि यहाँ पर फर्टिलाइजर्स केमिकल स्पेस एक अच्छा एक ट्रैक्शन दिखा रहा है। तो आज के लिए मुझे लगता है कि चंबल फर्टिलाइजर एक स्टॉक है जिसमें हम खरीदारी करके चल सकते हैं। कल यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला है और मुझे लगता है कि यहाँ पर 422 रुपए तक के टारगेट्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। 399 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ चंबल फर्टिलाइजर्स में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ओके, तो हिमांशु के अनुसार निफ्टी बैंक निफ्टी खरीद की रिकमेंडेशन है। बाय ऑन डिप्स आज की रणनीति, आज का तरीका होगा ट्रेड करने का। वहीं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में उन्हें लगता है कि चंबल फर्टिलाइजर एक बेहतरीन बेट हो सकती है। कल वैसे भी हमने फर्टिलाइजर स्पेस में काफी ज्यादा एक्शन देखा था। चंबल फर्टिलाइजर इनकी पसंद है आज के लिए और टारगेट ये दे रहे हैं 422 रुपए का। हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज सुबह जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कहां कहां आज कमाई के मौके घरेलू शेयर बाजार में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई स्टॉक मार्केट्स की। अब कमोडिटी मार्केट्स का रुख करते हैं। यहाँ पर भी खासा एक्शन देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आज के लिए रणनीति सुझाने के लिए हमारे साथ अनुराठी कमोडिटीज के जिगर त्रिवेदी जुड़ चुके हैं। जिगर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। जिगर, कच्चा तेल बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइंस पे ओपेक प्लस का निर्णय सामने निकल कर आया है। इंटरेस्टिंग बात ये रही कि आउटपुट बढ़ोतरी के निर्णय को कायम रखने के बावजूद हमने ब्रेंट को $80 के पार निकलते हुए देखा है। ऑफ कोर्स WTI को सहारा मिला है API के वीकली डेटा से, जहां पर एक्सपेक्टेशन से अधिक ड्रॉडाउन देखने को मिला है 64 लाख बैरल का। तो मुझे ये बताइए कि क्या ये तेजी कायम रहेगी? घरेलू बाजार में क्या करे क्रूड में? गुड मॉर्निंग नेहा जी, बिल्कुल आपने जो भी बताया, ओपेक का कल जो डिसीजन आया था वो एग्जैक्टली एक्सपेक्टेड ही था। एंड आज सुबह जो एपीआई की इन्वेंटरी के नंबर्स आए हैं वो भी बहुत ही ड्रॉडाउन दिखाया गया है। एंड आई थिंक ओपेक की मीटिंग के बाद भी जो जॉइंट टेक्निकल कमेटी है उन्होंने ओमिक्रॉन को लेके इतना कोई कंसर्न अभी तक जताया नहीं है। तो डिमांड को लेके अभी भी ऑप्टिमिज्म है आगे जाके $76 से आसपास
WTI ऑयल ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है $80 तक तो WTI जाना चाहिए आने वाले दिनों में. सो यस, सेंटीमेंट इज पॉजिटिव. टुडे वन कैन गो लॉन्ग इन जनवरी अराउंड 5750. 5700 is a stop loss and 5850 is target in crude oil. पर 5850 का स्तर कच्चे तेल में देखने को मिल सकता है. कल भी हमने 90 रुपए की स्ट्रेंथ के साथ इसे बंद होता देखा. अच्छा, सोना चांदी ये तो दायरे में फंसे हुए दिखे. हालांकि कल सोने ने कुछ दमखम दिखाने की कोशिश जरूर की है. मुझे बताइए कि क्या ये सिग्नल है कि यहाँ से कुछ खरीदारी बन सकती है? क्या किया जाए? जी बिल्कुल नेहा, मुझे लग रहा है आज जो API के नंबर, आज जो ADP एम्प्लॉयमेंट नंबर्स जो आएंगे, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. मॉनेटरी पॉलिसी की मिनट्स जो आने वाली है फेड की, वो भी इंपॉर्टेंट है. एंड ये फ्राइडे को जो नॉन फार्म पेरोल नंबर्स आएंगे उस पर भी मार्केट का फोकस रहेगा. अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1815 1816 के आसपास मार्केट बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है, लेकिन फिर भी अंडरटोन पॉजिटिव है. कल के मार्केट में जैसा हमने एक अंडरटोन पॉजिटिव देखा था, आज भी मुझे लग रहा है फेब्रुआरी गोल्ड बाय करके चल सकते हैं 47,900 के आसपास. 47,800 स्टॉप लॉस लेके चले एंड 48,100 इज टारगेट. और चांदी में क्या रणनीति होगी? नेहा, चांदी में मुझे लग रहा है जिस तरीके से $23 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है, सेंटीमेंट पॉजिटिव रहने के यहाँ पे गुंजाइश है. एंड कल के मार्केट में हमने देखा था कि बेस मेटल्स में भी रैली आई थी एंड सिल्वर में भी हमने देखा था MCX पे सेंटीमेंट पॉजिटिव था. मार्च वायदा 62,200 के आसपास बाय करके चले, 62,000 का स्टॉप लॉस. एंड मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में 62,600 800 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं. ओके जिगर, हमने बेस मेटल्स में बिल्कुल मिक्स बैग बनता हुआ देखा है. ऑफ कोर्स कॉपर एल्यूमिनियम को लेकर दुनिया भर के एक्सपर्ट्स जो हैं वो काफ़ी बुलिश हैं कि इस साल भी एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा. मैं जानना चाह रही थी कि मेटल्स में आज क्या रणनीति अपनाकर चल सकते हैं? मेटल्स में नेहा मुझे लग रहा है कॉपर है, निकल है, इन दोनों में जनवरी में वापस से खरीदारी लौट के आ सकती है. कल के मार्केट में हमने देखा था कॉपर एंड निकल, दे बोथ रैलीड वेरी शार्पली. आज भी मुझे लग रहा है ये सेंटीमेंट कंटिन्यू कर सकता है. कॉपर थोड़ा और कंफर्टेबल होगा लॉन्ग करने के लिए. कॉपर जनवरी वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 751 748 का स्टॉप लॉस लेके चले. 756 760 ये टारगेट आज के दिन के लिए हो सकते हैं. चलिए, और अब हम बात करेंगे FIR यानी कि FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की. तो अब आपको बता देते हैं फटाफट अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेजेस किन शेयरों पर दाव लगाने की सलाह दे रहे हैं. तो आज जो रिकमेंडेशन आई है CLSA की तरफ से, HDFC बैंक खरीदारी करने की लक्ष्य वो 2025 का दे रहे हैं. बजाज फाइनेंस में बिकवाली की रिकमेंडेशन है, CLSA यहां पर 6,000 रुपए का लक्ष्य दे रहा है. बंधन बैंक में भी इनकी बिकवाली की ही रिकमेंडेशन है, 245 का टारगेट ये आगे के लिए सुझा रहे हैं. CLSA बैंकिंग शेयरों में आज ICICI बैंक और SBI बैंक को पसंद कर रहे हैं. इंडसइंड बैंक पे लक्ष्य है इनका, जो इन्होंने लक्ष्य है उसको घटा दिया है, 1,500 से घटाकर इसको 1,200 कर दिया है. अब आप ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत.